हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद है कि हम लोग आज मोल कॉन्सेप्ट का 6th लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो कुछ लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डाउट पूछा हुआ है कि सर मुझे आयनाइजेशन एनर्जी समझ में नहीं आई या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में नहीं आई। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने जो अभी तक 5 लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, वो बहुत ही बेसिक सा पढ़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में 5% भी नहीं बताया है। बस मैंने आपको जस्ट इतना बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, कैसे कंपेयर करोगे, वो कुछ भी मैंने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वो इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं है। आ रही बात समझ में? फिर कुछ लोगों ने पूछा सर मुझे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में समझ में नहीं आया। तो बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में तो मैंने 1% भी नहीं बताया है। गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ने के लिए आपको पूरी थर्मोडायनेमिक्स आनी चाहिए। जस्ट मैंने आपको वहां पर एक ये इंफॉर्मेशन दी है कि आपको बस समझ लेना है कि कोई भी रिएक्शन होने या ना होने के पीछे किसका रीजन होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का काम होता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? और देखो बच्चों, कुछ लोगों को डाउट था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल प्रोसेस, यानी अगर मैंने मान लो इस मार्कर को लिया, इस मार्कर को मैं जैसे ही छोड़ूंगा वैसे क्या होगा, नीचे जाएगा, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बात आ रही समझ में? अभी मार्कर ऊपर तो नहीं जाएगा, अपने आप देखो ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये वाली प्रोसेस क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी जो प्रोसेस अपने आप होती है उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहां पर हाथ में आइस ले लिया, तो आइस क्या होगी, मेल्ट कर जाएगी, तो ये स्पॉन्टेनियस है। अब मैंने अगर मान लो वाटर ले लिया, क्या वो आइस बन जाएगा? नहीं बनेगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब आप दो गैसेस ले लो, दो गैसेस जैसे आप यहां छोड़ोगे वैसे क्या होगा, मिक्स कर जाएंगे, तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई। अब क्या दोनों सेपरेट होगी? नहीं होगी, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी जो भी प्रोसेस नेचर में अपने आप हो रही है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और जो अपने आप नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आगे बात समझ में आप लोगों को? और कुछ बच्चों को डाउट था कि सर मुझे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल समझ में नहीं आया, ठीक है ना, या फिर जितने भी लॉ, एवोगाड्रो लॉ समझ में नहीं आया। तो जितने भी देखो लॉ यहाँ हम लोग ने पढ़े हुए थे लास्ट क्लास में, वो लॉ जब ये पहले स्टार्टिंग में आए थे तब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, अभी उनकी इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। समझ रहे मेरी बात को? तो अभी बस आपको एक ही लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होगा, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा रहता है। आ रही बात समझ में? बट अभी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बोलो। तो मेन लेक्चर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आज से स्टार्ट होने वाला आपका मोल कॉन्सेप्ट। अगर आज से आपको एक भी डाउट आता है तो प्लीज आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि आज से एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? अगर पुराने आपको चीजें, अगर मान लो बहुत सी चीजें नहीं समझ में आ रही है कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गिब्स फ्री एनर्जी, कोई भी बॉन्ड क्यों बनता है, हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे। वो तो मैंने एक साथ आपको सम अप करके बता दिया था। अभी टॉपिक वाइज आगे आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में तुम पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे, ठीक है। कोई भी बॉन्ड क्यों बनता है उसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। एवोगाड्रो लॉ भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर से आपको बताऊंगा एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, ये कैसे करेक्ट है, वहां पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके थ्रू आपको मैं समझा दूंगा उसको। तो उसके पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो देखो आज से बहुत इंपॉर्टेंट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, आज से मतलब न्यू चैप्टर मतलब स्टार्ट हो रहा है। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट, तो देखो बच्चों यहाँ पर इसमें देखो आपको ये जानना है कि जैसे किलो मतलब क्या होता है। जैसे पूछो बच्चों किलो बताओ बच्चों मतलब क्या होगा, 1 किलोग्राम मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। वैसे किलो मतलब क्या होता है, 1000 होता है। आ रही बात समझ में? ये तो सबको पता है। तो जैसे किलो मतलब 1000 होता है, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों बताओ मोल मतलब क्या होता है। वैसे मोल, जैसे किलो मतलब एक नंबर होता है, सेम वैसे ही मोल मतलब भी एक नंबर होता है। उस नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इस नंबर को मोल बोलते हैं। समझो बात को, मोल जस्ट एक नंबर है और कुछ नहीं है। क्लियर है? और इसी नंबर को हम लोग ये भी बोलते हैं Na। Na मींस को क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। आ रही बात समझ में? तो मोल जस्ट एक नंबर होता है, उस नंबर की वैल्यू ये होती है, और इसी मोल को इस या फिर इस नंबर को हम लोग Na टर्म का यूज करते हैं, एवोगाड्रो नंबर। और ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? जैसे अगर मैंने मान लो लिख दिया
1 मोल इलेक्ट्रॉन लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें। अगर मैंने बोल दिया मान लो 1 मोल एटम्स बोल दिए, क्लियर है, इसका मतलब उसमें कितने एटम्स है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स लिखा हुआ है। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? अगर मैंने लिख दिया मान लो 1 मोल मॉलिक्यूल्स लिख दिए, इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो गए। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? क्लियर है? तो मैं देखो रफ करता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लो। तो मोल जस्ट एक नंबर है और उस नंबर की वैल्यू ये होती है, ये आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, किसी भी एटम का मास हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने पूछा किसी भी एलिमेंट को बताओ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे मैंने कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैंने पूछा बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं वो भी 6 हैं, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो भी 6 हैं, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। क्लियर है? अब मैंने पूछा बताओ बच्चों इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में बता देता हूं, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको डिस्कस भी करूंगा, कैलकुलेट भी करूंगा। तो अभी आपको याद रखना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। क्लियर है? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। या फिर मैं ग्राम की बात करूं तो 1.672 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? न्यूट्रॉन का मास कितना होता है मैं वो भी लिख देता हूं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है, अगर फिर भी पूछोगे तो इसका मास थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? या फिर ग्राम में बोलेंगे तो 1.674 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम हो गया। क्लियर यहां तक आप लोगों को? तो ये लोग आप पहले तो इसको नोट कर लो, ठीक है ना। अब देखो मैं इसी को थोड़ा और देखो चेंज करता हूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, नोट कर दिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अगर मैं देखो लास्ट में डिजिट हटा दूं, 2 और 4 मान लो मैं हटा दूं, तो क्या होगा, देखो दोनों मास क्या होगा, देखो ऑलमोस्ट बराबर हो गए। आ रही बात समझ में आप लोगों को? और देखो इसमें देखो पावर कितनी है 27 है यहाँ पर, और इसकी पावर कितनी है 31 है। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि 10 की पावर 4 के रिस्पेक्ट में एक वैल्यू को क्या मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, मैं इसको देखो यही लिख सकता हूं, यानी 10 की पावर 4 के रिस्पेक्ट में आप 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो 0.01% भी नहीं है। सेम उसी टाइप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, 10 की पावर 4 का डिफरेंस है देखो, यानी ये 10 की पावर -4 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 10 की पावर 4 टाइम्स ही कम है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? यानी मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से कम है, और मैं बोल सकता हूं ये भी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, वो ऑलमोस्ट बराबर है। वैसे देखोगे तो न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, बट इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, क्योंकि यहां पर 2 होता है और यहां पर 4 होता है। आधी बात समझ में आप लोगों को? तो हम लोग मानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए आप उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहां पर देखो 10 की पावर 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास कम है। आई बात समझ में आप तक यहाँ अभी तक आपको? चलो फिर ठीक है। अब देखो हम सब लोग कार्बन के एटम का मास कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास देख लिया हम लोगों ने, और मुझे पता कार्बन में क्या होगा, 1 एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है। तो देखो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एक एटम का मास मुझे कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कार्बन में
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के 1 एटम का मास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबका मास को काउंट करके ऐड कर दो तो कार्बन के 1 एटम का मास आ जाएगा। यही होगा ना। तो चलो सबको हम लोग ऐड करते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस 6 प्रोटॉन होंगे तो 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस 6 न्यूट्रॉन होंगे तो 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। चलो फिर ठीक है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? ऑलमोस्ट बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपेयर में 10⁴ टाइम्स कम होता है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर सकते हो। मैं इन दोनों के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर रहा हूं। जैसे 10,000 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो 10,001 होगा, तो अब इसको भी 10,000 मान सकते हो। तो मैंने 1 को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। सेम उसी टाइप से मैंने इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर है? यानी कार्बन के एटम का, किसी भी एटम का मास क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम को एटम का मास बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो किसी भी एटम का मास क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम होता है। क्लियर है? अब चलो सम कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। तो मैंने 6 यहां पे रखो। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी में हो जाएगा, जबकि 24 रखोगे तो क्या हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। तो मैंने ग्राम में रखा है, केजी में नहीं रखा है। प्लस न्यूट्रॉन का मास रखो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी था और 24 ग्राम था, तो मैंने ग्राम में पुट कर दिया। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर है, जबकि ये थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। क्लियर है? तो 6 और 6 कितना हो गया? यहाँ पर 12 हो गया। ये आ गया 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम आ गया। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब देखो मैं इसी में आपको एक बात और ऐड करना चाहता हूं। इस वैल्यू को जो लिखा हुआ है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, इस वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं? इसको 1U माना गया है। U मतलब यूनिट, ठीक है? या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो, AMU भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो AMU मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? तो इस वैल्यू को U माना गया है। कौन सी वैल्यू को? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24। यानी मैं इसको क्या मैं लिख सकता हूं? इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो 12U भी लिख सकता हूं, या फिर इसी वैल्यू को मैं ये भी लिख सकता हूं 12 AMU भी लिख सकता हूं। क्या आ रही बात समझ में? तो 1U की वैल्यू कितनी होगी? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों मैंने इसी को थोड़ा और चेंज करता हूं। मैंने क्या किया यहां पर 1.67 है, ठीक है? अब मैंने यहां पर क्या किया? इसको नीचे शिफ्ट कर दो। तो मैंने कर दिया 10 की पावर 24, ये ग्राम हो गया। आगे बात समझ में? इस वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर दिया। अब बच्चों देखो मैंने क्या किया यहां पर, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी 1.67 है डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर 23 लिख दिया, इक्वल टू क्या कर दिया? 1U कर दिया। आगे बात समझ में आप लोगों को? अब मैंने देखो इस वैल्यू से यहां डिवाइड कर दिया, मतलब मैंने क्या कर दिया? 10 डिवाइड बाई 1.67 कर दिया इंटू 10 की पावर 23 लिखा हुआ है। इतने ग्राम इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1U लिखा हुआ है। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 6.022 आएगी, और 10 की पावर 23 पहले से लिखा हुआ है। इतने ग्राम इक्वल टू कितना हो गया? 1U हो गया। क्या बात आ रही है आपको समझ में? और ये बच्चों क्या होता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं या फिर 1 मोल बोलते हैं। यानी मैं ये लिख सकता हूं 1U इक्वल टू क्या होता है? 1 डिवाइड बाई, इसको बोलते हैं Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर 1 बाई Na ग्राम लिखते हैं। क्या समझ पा रहे हो? ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी 1U की वैल्यू ये होती है, इसी वैल्यू को मैंने अरेंज किया, रीअरेंज करके मैंने ये बना दिया। तो 1U इक्वल टू क्या होता है? 1U इक्वल टू 1/Na ग्राम भी होता है, और ये वाली वैल्यू भी होती है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? यानी इस वैल्यू को 1U बोलते हैं, तो मैंने 12U बोल दिया। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि 12 इंटू 1/Na ग्राम हो गया। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो मैं मान के चल रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो मैं इसको रब करता हूं। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने देखा कि U कहीं भी लिखा हुआ तो U मतलब ये वैल्यू होती है, और इसी वैल्यू को हम लोगों ने अभी देखो सॉल्व करके लिखा 1/Na ग्राम, या फिर ये लिखा है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम।
इक्वल टू 1u। ये तीनों ही वैल्यू क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है। चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, तो मैं देखो इतने पार्ट को रब करता हूं। पहले तो कार्बन के एक एटम का मास कितना आया, 12u आया। तो पहली बात, किसी भी एटम का मास क्या होता है, उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है उसको एटम का मास बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को एटम के मास में काउंट नहीं करते हैं, क्लियर है। और यहां पर देखो ये 12u को क्यों आया, क्योंकि यहां पर देखो वैल्यू कितनी लिखी हुई थी, 12 लिखी हुई थी, देखो यही 12 आया। आ रही बात समझ में। अब देखो हम लोग सेकंड मास कैलकुलेट करते, चलो मान लो इसकी जगह ये नहीं लिखा, मैंने मान लिया कि चलो नाइट्रोजन ले लो। अगर नाइट्रोजन होगा तो आप कैसे निकालोगे, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। प्रोटॉन भी कितने हैं, 7 है, तो मैं यहां पे भी 7 कर देता हूं। न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 7 है, क्लियर है। फिर देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इतना कम कि इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, देखो नेग्लेक्ट कर दिया। फिर 7 कितना हो गया, देखो यहां पर भी 7 लिखा हुआ है, मैंने सबकी क्या कर दी, फिर से देखो वैल्यू पुट कर दिया 7 कितना हो गया, 14 हो गया, मैंने यहाँ 14 लिख दिया। फिर ये वैल्यू क्या बन गई, u बन गई, मतलब यहां पे क्या आ गया, 14u आ गया। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो देखो यहां पर देखो नाइट्रोजन का मास क्या आया, जो यहां पर 14 लिखा हुआ था, समझे। यहां पर देखो पैटर्न बन रहा है। अगर मैं पूछूं किसी भी एटम का मास क्या होता है, देखो यहां पर जैसे मैंने पूछा, बताओ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने पूछा बता बच्चों कैल्शियम के एक एटम का मास कितना होगा, तो सिंपल जो 40 लिखा हुआ ये ऊपर 40u हो गया, या फिर आप बोल सकते हो 40 क्या हो जाएगा, यहां पर आप 40 AMU बोल सकते हो, क्लियर है। या फिर पूछेगा नहीं नहीं आप u में मत बताओ, आप ग्राम में बताओ, तो आप क्या करोगे, u की वैल्यू उठा के रख दो। तो u की वैल्यू कितनी होती है, 1u की ये वाली वैल्यू होती है। तो इसका मास कितना हो जाएगा ग्राम में, अगर मैं पूछूं तो यहां आएगा 40 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻²4, ये ग्राम आ गया। तो ग्राम में भी देखो आंसर आ गया। पूछेगा नहीं नहीं तुम इसके टर्म में बताओ, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका मास क्या आएगा, 40/Na ग्राम, ये भी लिख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एटम का मास जो भी देखो ऊपर लिखा हुआ है 40, तो 40u हो गया, और u की वैल्यू ना पूछ के बोलेगा ग्राम में बताओ, तो ग्राम में भी रख दिया, ऐसे भी लिख दिया। तो ये तीनों ही वैल्यू क्या, चारों वैल्यू सेम है। समझ पा रहे हो बात मेरी। तो आपको किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करना आ जाएगा। अगर आपको पता है किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप बहुत ही इजीली किसी भी एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हो। समझ पा रहे हो बात मेरी। चलो फिर ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा होगा, वो लिख देता हूं ऊपर। ये वैल्यू क्या लिखी, 1u इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1/एवोगैड्रो नंबर, यानी 1/Na ग्राम। क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, मैं आपसे पूछूंगा, बताओ, देखो ध्यान से देखते हैं ना। अब मैंने यहां पूछा, बताओ बच्चों, सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने पूछा बताओ इसके एक एटम का मास कितना होगा, तो निकालते हैं। एक एटम का मास कितना होगा, 23 AMU बोल दो, ये भी सही लिखा हुआ है, या 23u बोल दो, वो भी सही लिखा हुआ है, या 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिख दो, ये भी सही लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात है, ठीक है। तो अब देखो, यानी ये जो नंबर लिखा होगा इसको 23 और u लिख दो, ये हो गया सोडियम के एक एटम का मास। मैंने पूछा बताओ बच्चों,
और पोटेशियम का बताओ, पोटेशियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने पूछा बताओ इसके एक एटम का मास कितना होगा, तो वो होगा 39 U हो जाएगा। क्लियर है। मैंने बच्चे पूछा बताओ फ्लोरीन का मास बताओ, एक एटम का मास तो कितना होगा 19 U हो जाएगा। क्लियर है। मैंने पूछा बताओ सिल्वर के एक एटम का मास बताओ, तो सिल्वर के यहाँ पर 108 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 108 U हो जाएगा। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, मैं इसी में और ऐड कर देता हूँ चीज़ें। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो ये एलिमेंट थे तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो नेक्स्ट में लिख देता हूँ एलिमेंट लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक एटम का मास लिख देता हूँ। तो बच्चों अगर आपको एटम को रिप्रेजेंट करना आ गया तो आप इजीली एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने पूछा बताओ बच्चों एल्यूमिनियम है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, 13 और 27 से। मैं पूछा बताओ इसके एक एटम का मास कितना होगा, 27 U हो जाएगा। क्लियर है। और मैं लिख सकता हूँ आयरन, आयरन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आयरन के एक एटम का मास कितना होगा 26 U हो जाएगा। क्लियर है। और तुम लिख सकते हो, कोई बताओ कौन सा लिखे और बताओ, ब्रोमीन लिख सकते हो, ब्रोमीन का मास इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 80 U हो जाएगा। तो आपको अगर पता है किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो आप उसका एटॉमिक मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और ये कैसे पता होगा कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप धीरे धीरे जैसे जैसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओगे धीरे धीरे आपको सब याद आता जाएगा, ठीक है ना। बट एटलीस्ट 20 तक आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए। क्लियर है। और जो मैंने ये बेसिक एग्जांपल जो लिख दिए ये भी आपको याद होना चाहिए, और जैसे धीरे धीरे पढ़ोगे सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है इतनी। तो बच्चों नोट करो इसको, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्लियर है। तो मैं रफ करता हूं इसको। तो अब बच्चों अगर मैंने एलिमेंट ना लेके मैंने क्या ले लिया, देखो यहां पर मैंने यहां पर मॉलिक्यूल ले लिया, ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैंने ले लिया यहां पर H2O ले लिया। मैंने पूछा बताओ H2O एलिमेंट तो नहीं है, ये एटम भी नहीं है, ये क्या है तुम्हारा मॉलिक्यूल है। क्या आ रही बात समझ में? मैंने बताया बच्चों H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे? तो पहले देखो H2O को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, H2O को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। H2O कैसे मिलके बना हुआ है, दो हाइड्रोजन से बना हुआ है, एक ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो H2O का मास क्या होगा, दो हाइड्रोजन का मास प्लस एक ऑक्सीजन का मास। तो H2O के एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो दो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, ये 112 हो गया, और 2 और 16 कितना हो गया 18। तो इसके वन मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया 18 U हो गया। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? क्लियर है। मैंने पूछा बताओ बच्चों CO2 के बारे में बताओ, CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। तो पहले देखो CO2 कैसे बना हुआ है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो देखो कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 6 से 12 से करते हैं, ऑक्सीजन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 8 और 16 से करते हैं। क्लियर है। अब इसमें कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। क्या रही बात समझ में? तो इसका मास क्या होगा, इनका मास का सम कर दो, 12 प्लस 16 प्लस 16, तो 16 16 32, 32 प्लस कितना हो गया 44 U हो गया। क्लियर है। तो आप ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल का मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। तो जैसे देखो मैं मॉलिक्यूल और लिख रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ऐसे मॉलिक्यूल में पूछा H2SO4 है, बताओ बच्चों इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 98 U हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। मैंने पूछा था NaCl के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 58.5 U हो जाएगा। ठीक है। मैंने पूछा बताओ SO3 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 80 U हो जाएगा। क्लियर है। या फिर मैंने पूछा बताओ बच्चों इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा ग्लूकोज के, तो ये होगा 180 U हो जाएगा। मैंने पूछा बच्चों C12H22O11 इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 342 U हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर है। चलो मैं रफ करता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों लोगों ने एक एटम का मास और वन मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना सीख लिया।
अब हम लोग सीखते हैं मोलर मास कैलकुलेट करना। देखो पहले मैं देखो बताता हूं मोलर मास मतलब क्या होगा। एक टर्म होता है ग्राम एटॉमिक मास होता है, क्लियर है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब होता है, ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, फॉर एटम्स के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग एटम्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और एक टर्म यूज करते हैं हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्लियर है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो हम लोग टर्म यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, हाँ ये यूज करते हैं हम लोग फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए। क्या ये बात समझ में आप लोगों को। तो एटम्स के मास को के टर्म में हम लोग ग्राम एटॉमिक मास यूज करते हैं और मॉलिक्यूल के टर्म में हम लोग यूज करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ग्राम एटॉमिक मास मतलब होता है मास ऑफ Na एटम्स, क्लियर है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, बस इतना होता है। Na एटम्स के मास को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास और Na मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्लियर है। अब देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं वो डिस्कस करता हूं। तो पहले टर्म याद रखना आप लोग कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, क्लियर है। चलो फिर ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट बच्चों यहां पर मैंने यहां पे निकाला कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एक एटम का मास अभी हम लोगों ने पढ़ा था कितना होता है, 12 U होता है, क्लियर है। या फिर आप लिख सकते हो 12 इंटू U की वैल्यू ये भी होती है ये भी होती है, तो मैं लिख दिया 1/Na ग्राम कर दिया। तो कार्बन के एक एटम का मास इतने ग्राम होता है। मैंने पूछा बताओ मास ऑफ 2 एटम ऑफ कार्बन क्या होगा, तो एक एटम का मास इतना होता है, 2 एटम का मास क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने पूछा बता 5 एटम का मास क्या होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे मैंने पूछा बताओ बच्चों Na एटम्स का मास क्या होगा, तो Na एटम्स का मास क्या होगा, इसमें Na का मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो मैं Na का मल्टीप्लाई कर देता हूं, किसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस वाली वैल्यू में। तो ये वैल्यू ये लिखी हुई है, आ रही बात समझ में। तो यहां पर देखो क्या होगा, ये Na कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 12 ग्राम आएगी। यानी मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक एटम का मास, ये देखो 12 हमेशा सेम है, ये जो 12 लिखा हुआ है ये देखो सेम है। अगर मैंने पूछा एटम का मास बताओ तो बोल दो 12 U होता है, ठीक है ना। अगर मैंने मुझे बताया इसका ग्राम एटॉमिक मास बताओ, ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ Na एटम्स के मास को बोलते हैं। तो Na एटम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, इसका 12 ग्राम है। ये 12 देखो सेम है, यहां पे U लग गया, यहां पे क्या लग गया है, ग्राम लग गया है। क्या समझ पा रहे हो आप लोग बात। चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मैंने कार्बन हटा के मैंने क्या ले लिया, यहां पर नाइट्रोजन ले लिया, मान लो ऐसे। तो इसका मास क्या होगा, एक एटम का मास यहां 14 कर दिया, 14 U होगा। और U की वैल्यू कितनी होती है, ये भी होती है और ये भी होती है, तो 14/Na ग्राम हो गया। आ रही बात समझ में। तो एक एटम का मास इतना है, तो 4 एटम का मास कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 एटम का मास क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम ऐसे ही Na एटम्स का मास क्या होगा, तो यहां पे क्या करोगे, Na का मल्टीप्लाई कर दो। तो इस वैल्यू में जब Na का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहां पे क्या होगा, Na कैंसिल होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्या बात समझ रहे हो मेरी। यानी ये नंबर देखो अभी भी सेम है, 14। मैंने पूछा एक एटम का मास कितना होगा, 14 U होगा। मैंने पूछा इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास मतलब Na एटम्स का मास, और वो कितना होगा, 14 ग्राम होगा। समझ पा रहे हो बात मेरी, देखो क्लियर है। तो इसको नोट करो पहले बहुत जल्दी से, ठीक है ना, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। यानी मैं देखो बच्चों यहां पर ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ये मैं एलिमेंट ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया मान लो एलिमेंट, फिर देखो मैं लिखता हूं, चलो कैल्शियम लेता हूं 20 Ca40। मैंने पूछा बताओ इसके 1 एटम का मास बताओ बच्चों कितना होगा, तो जैसे आपको 40 दिख रहा था बोल दोगे 40 U हो जाएगा, क्लियर है। बट मैंने पूछा इसका, अब U की वैल्यू क्या होगी, कोई पूछेगा नहीं तुम ग्राम में बताओ, तो U की वैल्यू उठा के ये वाली रख देना,
तो ग्राम में आ जाएगा। मैंने पूछा था एक एटम का मास, तो चलो आ गया। मैंने पूछा इसका ग्राम एटॉमिक मास बताओ कितना होगा। ग्राम एटॉमिक मास मतलब होगा, मैं लिख देता हूं फिर से, मास ऑफ एन एटम्स को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो एन एटम का मास कितना होगा, तो 40 U है, तो यही 40 लिखा हुआ है तो मैंने 40 लिख दिया, और U की जगह आप क्या लिख दो, ग्राम लिख दो, तो ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास हो गया। मैंने पूछा बताओ बच्चों यहां पर क्लोरीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने पूछा था बच्चों क्लोरीन के एक एटम का मास कितना होगा, होगा 35.5, U लिख दो। ग्राम में पूछा तो ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दो। पूछे बता इसका मोलर मास कितना होता है, चलो ठीक है, तो होगा 35.5, ग्राम कर दो, ये हो गया। इस वैल्यू को भी तुम ग्राम में लिख सकते हो, बट ये वाली वैल्यू जब ग्राम में लिखोगे तो बहुत कम वैल्यू आएगी। एन एटम्स का मास ऑब्वियस ही बात है 1 एटम से तो ज्यादा ही होगा, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, क्योंकि U की वैल्यू ग्राम के टर्म में बहुत ही कम होती है, ये वैल्यू होती है, देख रहे हो 10⁻⁻24 में। तो वैसे आप लोग किसी का भी निकाल सकते हो, मैंने ये लिख दिया, एल्यूमिनियम लिख दिया, तो इसका बताओ क्या होगा, 27U हो जाएगा, ये क्या होगा 27 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है। वैसे मैंने बताओ बोल दिया बच्चों, आर्गन ले लिया, चलो आर्गन का 18 और 40 होता है, तो ये क्या होगा 14U हो जाएगा, और ये 40U और 40 ग्राम हो गया। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी, क्लियर है। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो आपने नोट कर ही लिया होगा इसको। तो जो अभी भी अगर कोई भी डाउट लग रहा है ना आपको, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि जो अभी तक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसका अब देखो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट जो अभी पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। देखो बच्चों फिर से हम यहाँ आते हैं, H2SO4 की मैं बात करता हूँ। H2SO4 के मैंने पूछा बच्चे बताओ एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो अभी हम लोग ने निकाला था, यहाँ पर क्या लिखा था 98 लिखा था, 98U लिखा था, इसके पहले देख लेना प्रीवियस पार्ट में। फिर मैंने पूछा बताओ इसका बच्चों ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, क्योंकि 14U है ना, U का मतलब क्या होता है 1/Na ग्राम होता है, तो मैंने क्या लिख दिया इसको 98 इंटू 1/Na ग्राम भी लिख सकता हूं। क्लियर है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स। तो Na मॉलिक्यूल्स के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, अभी डिस्कस कर चुके थे हम लोग। तो दो मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। Na मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब Na से मल्टीप्लाई करोगे तो ये Na और वो Na कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 98 ग्राम आएगा। देखो ध्यान से, क्या बात आ रही है आपको समझ में, क्लियर है। वैसे मैं सोडियम का पूछ सकता हूं कि बताओ बच्चों सोडियम NaCl है, ठीक है ना, इसका बताओ एक, या फिर आप चलो इसको हटाओ, इसकी जगह मैं ले लेता हूं SO3 ले लेता हूं। इसके बताओ 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो सल्फर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 32, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं 8O16 से। क्लियर है। और कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या किया इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बता रही समझ में। तो बताओ SO3 का एक मॉलिक्यूल का मास पूछे, तो 1 मॉलिक्यूल में एक एटम है सल्फर का, तो एक 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो एक सल्फर एटम का मास और वो भी U में होगा, और 3 ऑक्सीजन एटम का मास वो भी U में होगा। तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48 प्लस 32 कितना आएगा 80 आएगा। तो एटम मॉलिक्यूल के मास क्या निकालोगे 80U आ जाएगा, या 80U को आप ये भी लिख सकते हो 80 इंटू 1/Na ग्राम। क्लियर है। अब मैंने पूछा बताओ जो 1 एटम मॉलिक्यूल का मास तो आ गया, इसके 4 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो Na मॉलिक्यूल का मास क्या होगा Na से मल्टीप्लाई कर दो। जब Na से मल्टीप्लाई करोगे तो ये Na वो Na कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 80 ग्राम आएगा। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी, क्लियर है। तो नोट कर लो इसको। या चलो अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, कि कुछ लोग को प्रॉब्लम आती है फिर भी, तो मैं चलो और भी एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे और एग्जांपल क्या मैंने ले लिया यहां पर, CO2 ले लो, तो इसके एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा 44U होगा, इसका क्या होगा
44 ग्राम होगा। तो निकाल के कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैंने पूछा कि C6H12O6 है, इसके 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, अभी लिखा था 180 U, ये क्या होगा 180 ग्राम हो जाएगा। मैंने पूछा बता बच्चों C12H22O11, इसके 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 342 U होता है, तो इसके ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 342 ग्राम हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आपने नोट भी कर लिया होगा, तो मैं रफ भी करने जाता हूँ, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा हो, देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास टर्म यूज किया, ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फॉर एटम्स के लिए यूज करते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने टर्म यूज किया ग्राम मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज किया, और ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं। क्लियर है। इसका मतलब होता है मास ऑफ Na एटम्स होता है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स होता है। क्लियर है। तो देखो हम लोग इसको इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं, इन जनरल हम लोग इसको बोलते हैं मोलर मास। क्लियर है। अब देखो मोलर मास मतलब क्या होता है, तो मोलर मास मतलब होता है मास ऑफ Na पार्टिकल्स। तो Na पार्टिकल्स के मास को बोलते हैं मोलर मास। अगर वो Na एटम्स हैं तो उसी को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, और अगर Na मॉलिक्यूल है तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझो इस बात को। तो मैं अब मोलर मास टर्म यूज करूंगा, मैं बोलूंगा कार्बन का मोलर मास बताओ, तो 12 ग्राम हो जाएगा। तो मोलर मास बोल रहा हो तो ये समझ जाना कि अगर एटम लिखा है तो मोलर मास मतलब होगा ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल लिखा है तो मोलर मास मतलब होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इन जनरल क्या होगा, मोलर मास। क्लियर है आप लोगों को। चलो फिर ठीक है। तो देखो बच्चों हम लोग एग्जांपल फिर एक लेके मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि आप लोग एग्जांपल से बहुत अच्छे समझते हो। तो मैंने देखो यहाँ जैसे एग्जांपल लिया, मान लो चलो मैं मोलर मास की बात करता हूँ। मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने SO2 लिख दिया, तो SO2 का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बताओ बच्चों मोलर मास क्या होगा, तो यहाँ मोलर मास है मतलब SO2 एक मॉलिक्यूल है, तो आपको Na मॉलिक्यूल लेने हैं। तो इसका मास कितना होगा, इसका 16 × 2 कितना हो गया 32, प्लस 32 कितना हो गया 64 ग्राम हो गया। मैंने पूछा बता कार्बन का मोलर मास कितना होगा, तो मैं लिख दूंगा 12 ग्राम लिख दूंगा। क्लियर है। मैंने पूछा बताओ और बताओ, जैसे कि अच्छा बेरिलियम का बताओ, बेरिलियम का मोलर मास कितना होता है, वो 9 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है। मैंने पूछा और लिथियम का बताओ कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है। तो चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, दोनों के टर्म हम लोग मोलर मास टर्म का यूज करेंगे, क्योंकि एटम्स अगर लिखा हुआ है तो मास ऑफ Na एटम्स हो जाएगा, और मॉलिक्यूल लिखा है तो मोलर मास मतलब Na मॉलिक्यूल का मास। इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। क्लियर है। चलो फिर ठीक है। तो बच्चों देखो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोलर मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मोल्स कैसे निकालते हैं। समझो नाम ही इस चैप्टर का क्या नाम है, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल, ठीक है ना, तो मोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी अगर आपको मास दिया हो तो आप मोल कैसे निकालोगे, आप मोल दिया हो तो मास कैसे निकालोगे, ऐसा कोई फॉर्मूला है कि नहीं है, या फॉर्मूला है तो डिराइव कैसे करेंगे, सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी में। अगर मैंने पूछा बताओ बच्चों मास ऑफ 1 मोल Ca एटम्स, मैंने 1 मोल Ca एटम्स ले लिए, तो उसका मास कितना होगा, 1 मोल एटम का मास क्या होता है, मोलर मास होता है। तो कैल्शियम का मोलर मास कितना होगा 40 ग्राम होगा।
क्लियर है? तो 1 मोल कैल्शियम का मास 40 ग्राम होता है, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल लिखा है मतलब एन एटम्स की बात कर रहा है। मोल एक नंबर है ना, तो एन एटम्स का मास कितने होता है, ग्राम में लिखते हैं, 40 ग्राम हो गया। अभी जस्ट पहले पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है? याद नहीं आया तो प्रीवियस जाओ, बैक टू साइड में जाओ, वीडियो देख लो, ठीक है? आगे मैंने पूछा बच्चों बताओ पर मास ऑफ 2 मोल कैल्शियम एटम का मास बताओ कितना होगा। तो तुमने बोला एक मोल का मास 40 ग्राम है, तो 2 मोल का मास क्या होगा, 2 इंटू 40 ग्राम होगा। ये भी ठीक है। मैंने पूछा बताओ बच्चों 5 मोल कैल्शियम एटम्स का मास कितना होगा। तो 1 मोल का मास पता है, तो 5 मोल का मास कैसे आएगा, तो यहां क्या करोगे, 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? यानी यहां पे देखो आप एक पैटर्न देख रहे हो, अगर 1 मोल कैल्शियम का मास पूछा तो 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। 40 एक्चुअल में क्या था, 40 एक्चुअल में इसका क्या था, मोलर मास था। क्लियर है? मैंने पूछा बता 2 मोल कैल्शियम एटम का मास बताओ, तो 1 मोल का मास पता है मोलर मास, तो 2 मोल का मास 2 इंटू मोलर मास, 5 मोल का मास 5 इंटू मोलर मास। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। एक पैटर्न बन गया कि अगर आपको मास निकालना है और आपको क्या पता है, मोल्स पता है, तो किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, मोलर मास का। ध्यान से देखो, अगर मुझे 5 मोल्स का मास निकालना है तो मोल्स मुझे कितने पता है, 5, और जिसके मोल्स पता है उसी के मोलर मास का मल्टीप्लाई करो। तो मोल्स किसके हैं, कैल्शियम के 5, और मोलर मास कैल्शियम कितना होता है 40, तो 5 इंटू 40 करोगे तो मास आ जाएगा, तो 5 इंटू 40 आ गया 40। आ रही बात समझ में? तो यहां पे देखो मास इक्वल टू हो गया फॉर्मूला मोल्स इंटू मोलर मास। या फिर इसी को ध्यान से देखो, अगर आपको मोल्स पता है और मोलर मास, इन दोनों में देखो मास और मोलर मास, इन दोनों में कोई एक वैल्यू दी जाएगी और दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और मोलर मास आपको आता है पहले ही आपको, तो मोलर मास तो आपको पहले से आता है। समझ लो मेरी बात को, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो देखो मोलर मास आपको पहले से आता है, इन दोनों में कोई एक वैल्यू दी जाएगी और दूसरी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। कभी कभी आपको हो सकता है मोल्स दिए जाए तो मोलर मास का मल्टीप्लाई करो, मास आ जाएगा। कभी कभी मास दिया जाए, आपसे पूछा जाएगा मोल्स निकालो, तो चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो देखो मैं मोल निकालने का तरीका बता रहा हूं। तो यहां पे फॉर्मूला में बनाता हूं कि मोल्स इक्वल टू क्या आएगा, आपको मास गिवन है तो यहां पे क्या होगा, मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया मोल से निकालने का। क्या आ रही बात समझ में? या मैं चलो ये भी लिख देता हूं, यहां पर मास की जगह में लिख देता हूं गिवन मास, यानी जो भी आपको मास गिवन है। क्लियर है? तो जिसका भी आपको मास गिवन हो उसी के मोलर मास से डिवाइड करोगे तो उसी के मोल आएंगे। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना, अगर मोल्स तुम्हें कैल्शियम के पता है तो मोलर मास भी कैल्शियम का होना चाहिए, तो मास किसका आएगा, वो भी कैल्शियम का आएगा। अगर आपको मोल्स पता है CO2 के और मोलर मास भी CO2 का मल्टीप्लाई करोगे तो मास किसका आएगा, वो भी CO2 का ही मास आएगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है ना? तो बच्चों यहां से फॉर्मूला बन गया मोल्स इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो मैं चाहता तो आपको ये डायरेक्ट भी बता सकता था क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इसको, बट फिर भी मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना? चलो नोट करो इसको। नोट कर लिया होगा, मैं रफ करता हूं इसको। तो मैं बच्चों यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं जो उन्होंने अभी सॉल्व किया, मोल्स इक्वल टू क्या होगा, मास डिवाइड बाई मोलर मास। क्लियर है? चलो ठीक है, अब लोग इस फॉर्मूले का तो यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस, सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट मोल्स। मोल्स कैलकुलेट करना है, किसमें कैलकुलेट करना है, 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है? या फिर सेकंड आपको दे देगा 46 ग्राम ऑफ सोडियम, या फिर थर्ड दे देगा आपको 90 ग्राम ऑफ
ग्लूकोज। क्लियर है? बोलेगा बताओ मोल्स कैलकुलेट करो। तो बच्चों देखो अभी हम लोगों ने देखा मोल्स इक्वल टू होता है मास बाई मोलर मास, और मोल्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां मैं पूछू बता बच्चों 80 ग्राम कैल्शियम, तो कैल्शियम का मास पता है तो आपको कैल्शियम के ही मोल्स आएंगे। तो यहां पर जो कैल्शियम के मोल्स इक्वल टू कितना होगा? कैल्शियम का मास कितना है? 80 डिवाइड बाई कैल्शियम का मोलर मास कितना है? 40, तो कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स आ गए। समझ पा रहे हो बात मेरी? यहाँ 40 ग्राम सोडियम लिखा है तो देखो सोडियम का मास दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो मोल्स आएंगे वो भी किसके आएंगे? सोडियम के आएंगे। तो n मतलब मोल्स, Na मतलब सोडियम के मोल्स। क्लियर है? तो कैसे आएंगे? मास दिया है, गिवन मास 46 है, और मोलर मास कितना होता है? सोडियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको याद रखना किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 2 आ गई। क्लियर है? मैंने बताओ तो बच्चों ग्लूकोज का क्या होगा? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। तो मैं बताओ बच्चों ग्लूकोज के मोल कितने होंगे? तो ग्लूकोज के मोल होंगे C6H12O6 के जो मोल आएंगे वो गिवन मास कितना है? 90, और मोलर मास इसका होता है 180 ग्राम। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गया। तो मोल एक बहुत बड़ा नंबर होता है। मोल होता है 6.022 × 10⁻23 और एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो उसको 1, 2, 3, 5 किसी से भी डिवाइड कर सकते हो, तो मोल फ्रैक्शन में भी आ सकता है। क्लियर है? तो मोल 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 कुछ भी हो सकता है। क्या बात समझ पा रहे हो आप मेरी? ठीक है ना? तो आप इसको जल्दी से नोट करो। चलो मैं रफ करता हूँ, मैं और चीज़ें डिस्कस करता हूँ, इसी में और पार्ट डिस्कस कर देता हूँ। तो मैंने पूछा देखो और बताओ इसी में बच्चों, देखो 4th पार्ट इसी का बताओ। मैंने बोला कि 440 ग्राम ऑफ CO2 दिया है, तो बताओ इसके मोल कितने होंगे? या 5 नंबर क्वेश्चन मैंने दे दिया कि मान लो 342 ग्राम ऑफ दे दिया C12H22O11, या फिर 6 मैंने दे दिया 60 ग्राम ऑफ यूरिया दे दिया। तो मैंने पूछा बताओ तीनों के बच्चों मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपको। तो मोल्स कैलकुलेट करने हैं CO2 के, देखो मोल्स मुझे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो CO2 का मास कितना दिया है? 440 ग्राम, और CO2 का मोलर मास कितना है? 44। वैल्यू कितनी आ गई? 10 मोल्स। मुझे इसके मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स निकालने मुझे C12 सुक्रोज के, मतलब इसके मोल्स निकालने हैं C12H22O11। तो इसके मोल कैसे आएंगे? इसका मास डिवाइड बाई इसी का मोलर मास। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। मैं पूछा बताओ बच्चों यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? मैं लिख देता हूँ NH2CO NH2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मोलर मास निकालोगे तो 60 ग्राम आएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने पूछा यूरिया के मोल्स कितने आएंगे? तो यूरिया का मास डिवाइड बाई यूरिया का मोलर मास, वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्लियर है? तो आप बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले का यूज करके मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं रफ करने जा रहा हूँ। अब देखो बच्चों इसी फॉर्मूले को देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, अब चलो मास निकालते हैं। तो यहाँ मास इक्वल टू क्या होगा? मास इक्वल टू होगा मोल्स इनटू मोलर मास। क्लियर है? तो अब देखो मैं मास कैलकुलेट करता हूं। तो मैंने पूछा देखो यहां पर कैलकुलेट मास। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया मान लो कि 3 मोल्स सोडियम का मास तुम्हें निकालना है। सेकंड क्वेश्चन होगा 5 मोल्स CO2 का मास कैलकुलेट करो। एंड थर्ड पार्ट होगा 10 मोल्स H2O का मास कैलकुलेट करो। फिर फोर्थ नंबर होगा, या फिर मान लो चलो फ्रैक्शन में मोल देता हूं, मैंने दे दिया मान लो 1/3 मोल्स यूरिया दिया, इसका मास कैलकुलेट करो। या 5 नंबर मैंने दे दिया मान लो 0.2 मोल्स कैल्शियम दे दिया, इसका मास कैलकुलेट करो।
तो बच्चों देखो हम लोग ने अभी पढ़ा है, अगर आपको मोल्स पता हो तो मोलर मास का मल्टीप्लाई कर तो मास आ जाएगा। मोलर मास आपको याद रखना है सबका, ठीक है, तो धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसके 1 मोल का मास कितना होता है 23 होता है, तो 3 मोल का मास कितना होगा 3 × 23 ग्राम हो गया। इसके 1 मोल का मास कितना होता है 44 ग्राम, तो 5 मोल का मास क्या होगा 5 × 44 ग्राम। क्लियर है। इसके 1 मोल का मास कितना होता है मोलर मास यानी 18 ग्राम होता है, तो 18 × मोल्स कर दो यानी मोल्स × 18, तो यानी ये क्या हो गया इसका मास आ गया। इसके 1 मोल का मास कितना होता है 60 ग्राम, तो इसका मास कितना होगा मोल्स × मोलर मास, तो ये आ गया आंसर यानी 20 ग्राम आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। इसके 1 मोल का मास कितना होता है 40 ग्राम, तो इतने मोल से क्या होगा मास, ये आएगा 8 ग्राम, 8 ही आएगा ना, हाँ ठीक है। तो बच्चों आज बात समझ में आप लोगों को, अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। तो हम लोगों ने यहाँ पर मोलर मास कैलकुलेट करना सीखा, फिर ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो डिस्कस किया, फिर हम लोग मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस किया, मोल्स कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया। क्लियर है, तो अब जल्दी से इसको नोट करो। तो ये जो फॉर्मूले लिखे हैं बच्चों देखो, जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना बोर्ड पे मैं जितना लिख रहा हूँ सबको आपको लिखते चलना है और रिवाइज भी करना है। ठीक है, सिर्फ लिखना ही नहीं है, इसको रिवाइज भी करना है टाइम टू टाइम। रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो सबको समझ में आता है बट सिलेक्शन सबका नहीं होता है। तो सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जिनको एग्जाम तक याद रहता है। तो बच्चों पढ़ते रहना और रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो बिना देखो टाइम वेस्ट के हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसी में देखो एक चीज मैं और आपको नहीं बताता हूं। तो देखो जैसे अगर मैंने पूछा 1 मोल कैल्शियम एटम्स, अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये चलो फिर रुको पहले मैं यही बता देता हूं। तो अभी जो हम लोगों ने बच्चों लिखा हुआ था कि हम लोग ने क्या लिखा था कि मोल्स इक्वल टू क्या होता है, जो भी आपको मास दिया है, अगर मान लो मास गिवन है तो क्या करोगे आप मोलर मास से डिवाइड कर दो तो ये मोल्स आ जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये चीज में ऐड कर लो। अगर एटम्स है तो इन जनरल तो हम लोग मोलर मास बोलते हैं, बट अगर एटम्स लिखा हुआ है तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, मैं फिर भी लिख देता हूं। मोलर मास को हम लोग, एटम्स के मास को हम लोग मोलर मास नहीं बोलते, क्या बोलते हैं मोलर मास तो इन जनरल बोलते हैं। तो एटम्स के मास के टर्म हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास करते हैं। क्लियर है, आधी बात समझ में आप लोगों को। और फॉर मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के मास के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, मोल्स इक्वल टू, मोलर मास तो हम लोग इन जनरल यूज करते हैं, और मॉलिक्यूल के मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गिवन मास डिवाइड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है, तो यहां पर होगा ग्राम एटॉमिक मास और वहां पे क्या होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आई बात समझ आप लोगों को, चलो फिर ठीक है। और देखो ये मैंने क्यों लिखा मैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि यहां पर देखो ग्राम गिवन मास है, ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग देखो ये भी लिखते हैं, ग्राम एटम्स भी लिखते हैं। तो ग्राम एटम्स मतलब क्या हो जाएगा, मोल्स हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं भी अगर ग्राम एटम्स लिखा उसका मतलब क्या लिखा हुआ है, मोल्स लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कहीं भी देखो यहां पर ग्राम एटम्स ना लिख के देखो यहां पर जब होगा तो इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं ग्राम मॉलिक्यूल्स, और कहीं भी ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, मोल्स लिखा हुआ है। समझो इस बात को। तो कहीं भी लिखा हुआ है ग्राम एटम्स लिखा हुआ है या फिर ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है या फिर ग्राम आयंस लिखा हुआ है, इसका मतलब वो मोल्स लिखा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन में ध्यान देना, ग्राम ये बता देना कि 5 ग्राम एटम्स लिखा, मतलब उसका मास 5 ग्राम है, मास 5 ग्राम नहीं है, उसके मोल्स 5 ग्राम दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। समझो बात को। कहीं अगर लिखा हुआ है 10 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो 10 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा, इसका मतलब नहीं उसका मास 10 ग्राम दिया हुआ है, उसके मोल्स 10 दिए हुए हैं, ये इसका मतलब होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आपको याद रखना है। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, मैं रफ करता हूं इसको।
तो ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स एंड ग्राम आयंस, इन सबका मतलब क्या होता है? मोल्स होता है। क्लियर है? तो बच्चों रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताता हूँ आपको। अगर कहीं लिखा हुआ है, मान लो 1 मोल एटम्स ऑफ कैल्शियम, अगर कहीं ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? Na एटम्स हैं, किसके हैं? कैल्शियम के। इसका मतलब तो ये होगा कि मोल मतलब क्या होता है? Na होता है। क्लियर है? अगर मैंने लिख दिया मान लो 5 मोल एटम्स ऑफ कैल्शियम, तो 1 मोल मतलब Na होता है, तो 5 मोल्स मतलब क्या हो गया? 5 इंटू Na एटम्स ऑफ कैल्शियम। क्लियर है? चलो ठीक है। अगर मैंने लिखा पूछा बताओ 7 मोल एटम्स ऑफ कैल्शियम मतलब क्या होगा? तो 1 मोल मतलब Na होता है, तो 7 मोल मतलब क्या हो गया? 7 इंटू Na एटम्स किसके हो गए? कैल्शियम के हो गए। क्लियर है? यानी यहां से मैंने एक वो देखा कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, देखो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल रहे हम लोग। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालें? यहां पर अगर आपको मोल्स पता है तो आप किसका मल्टीप्लाई कर दो? Na का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मोल मतलब क्या होता है? Na होता है। तो 5 मोल मतलब 5 इंटू Na एटम्स हो जाएंगे। 10 मोल्स में कितने एटम होंगे? 10 इंटू Na एटम्स होंगे। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? क्लियर है? चलो फिर ठीक है। तो नेक्स्ट में इसी के आगे और देखो डिस्कस करता हूं। तो देखो यहां पर देखो एक फॉर्मूला बन गया कि मोल्स इक्वल टू क्या होगा। देखो तो यहां बन गया मोल्स इक्वल टू क्या हो गया? अगर आपको मोल्स पता है तो Na का मल्टीप्लाई कर दो, एटम्स आ जाएंगे। अगर मान लो आपको एटम्स पता है और मोल निकालना है तो क्या करोगे? एटम्स में Na से डिवाइड कर दो, तो मोल्स इक्वल टू क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम्स जो गिवन होंगे डिवाइड बाई Na। तो यहां से मोल्स आ गया। क्योंकि यहां मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का नाम है, तो मैं पूरा फोकस मोल के ऊपर करने वाला हूं कि आपको हर जगह मोल्स कैलकुलेट करना होगा। तो अगर मोल्स दिया है तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो, अगर नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं तो आप यहां से मोल से निकाल सकते हो। क्लियर है? तो मोल्स का एक और फॉर्मूला बन गया, गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई Na हो गया। क्लियर है? और ये टर्म हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? फॉर एटम्स के लिए, क्योंकि ये सारे क्या थे? कैल्शियम के एटम्स थे। अगर मान लो एटम ना दिया हो और क्या दिया हो? मॉलिक्यूल दिया हो, तब कैसे करोगे? तो देखो मैं इसको रफ करता हूं फिर आपको समझाता हूं अच्छे से। अब देखो बच्चों यहां पर फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने पूछा, बताओ बच्चों, यहां लिखा हुआ है 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इसका मतलब क्या होगा? मोल मतलब Na होता है, नहीं, इसका मतलब लिखा Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका जस्ट मतलब यही है, यानी 1 मोल मतलब Na मॉलिक्यूल। क्लियर है? मोल मतलब Na, 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब मोल 1 Na मॉलिक्यूल। सेम इसी टाइप से देखो 5 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? 5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये बच्चों आ रही बात समझ में? अगर कहीं लिखा हुआ है 7 मोल्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होगा? 7 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बच्चों अगर आपको मोल पता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, किसके लिए यूज करोगे? मॉलिक्यूल्स के लिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या आएगा यहां पर? अगर आपको गिवन मोल्स हैं तो किसका मल्टीप्लाई कर दो? Na का मल्टीप्लाई कर दो। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? तो अगर आपको मोल्स पता है तो Na का मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अगर आपको मान लो मॉलिक्यूल्स पता है, मोल्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई क्या कर देंगे? Na कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो बात मेरी? क्लियर है?
तो अगर आपको मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल्स पता होगा, तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो Na से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा। अगर कैल्शियम की बात हो रही है तो मतलब वो एटम्स दिया हुआ है, तो भी Na से डिवाइड करो तो भी मोल्स आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ध्यान देना, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके पहले नंबर ऑफ क्या था, एटम्स था, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया है, उसके पहले मैंने किसके लिए यूज किया था, एटम्स के लिए यूज किया था। क्लियर है? अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज एक बार वीडियो फिर से देखना, अगर फिर भी समझ में ना आए फिर डाउट पूछना, तो तुरंत डाउट मत पूछा करो, एक बार फिर से रिपीट करके देखा करो। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, अगर एटम्स दिया होगा, ध्यान से देखना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर एटम्स है तो यहां पर मोल्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई Na। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि एटम्स के लिए ये यूज करेंगे। बट अगर मान लो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तब मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na, ये फॉर्मूला होगा। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के लिए क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई Na, और एटम्स के लिए नंबर ऑफ एटम्स बाई Na। या इन जनरल अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, मोल्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na। मैंने पार्टिकल्स क्यों लिखा, क्योंकि अगर एटम दिया है, एटम्स के लिए निकाल रहे हो मोल्स, तो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई Na कर देना। अगर मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na कर देना, तो वहां से क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो बात मेरी? ठीक है। तो देखो हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं, इसको और अच्छे समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि एग्जांपल्स लेके समझ में आपको बहुत अच्छे से आता है। तो देखो बच्चों, मैं इसी के आगे देखो बताता हूं आपको। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, आपको मोल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 6.022 इंटू 10 के पावर 24 एटम्स ऑफ कैल्शियम दिए, इसमें आपको मोल निकालना है। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 6 Na एटम्स ऑफ किसके दिए हुए हैं, आपको कार्बन दिए हुए हैं, यहां पे आपको कार्बन के मोल्स निकालने हैं। फिर देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, इसमें आपको मोल्स निकालना है, ठीक है। और फोर्थ दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इसमें आपको मोल्स निकालना है। तो देखो, मोल्स निकालने का सबसे आसान तरीका भी पढ़ा हम लोगों ने। ये एटम्स दिए हैं तो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई Na कर दो, तो यहाँ पर मोल्स कैसे आएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हैं, इतने दिए हुए हैं, तो डिवाइड बाई Na मतलब Na की वैल्यू रख दो। तो Na की वैल्यू कितनी होती है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रख दी मैंने, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 10 मोल्स आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो 6 Na एटम्स ऑफ कैल्शियम, तो मोल कैसे आएगा, कार्बन लिखा है तो मोल्स कैसे आएगा, मोल्स गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई, तो नंबर एटम्स इतने दिए डिवाइड बाई Na कर दो, वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। यहाँ पर मोल्स कैसे निकालोगे, तो मोल्स इक्वल टू होगा, अभी मॉलिक्यूल है तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, 5 Na डिवाइड बाई Na कर दो, 5 आ गया। यहाँ पर भी देखो मोल्स निकालने हैं, क्या दिया आपको, मॉलिक्यूल्स दिया है, तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने दिए हुए हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाई Na कर दो। Na की वैल्यू देखो, Na लिख दिया मैंने, बट Na की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो Na की वैल्यू क्या होगी, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, Na की कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/10 यानी 0.1 मोल आ गया। क्या बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग अभी तक? क्लियर है? तो देखो यहाँ पर अगर आपको अभी तक हम लोग ने आज की क्लास में पढ़ा कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए होंगे तो आप मोल निकाल लोगे, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए होंगे तब भी आप मोल कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है? या फिर मास दिया हो तो भी आप मोल्स निकाल लोगे,
या फिर मोलर मास क्या होता है वो डिस्कस किया आज हम लोगों ने, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है वो डिस्कस किया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो डिस्कस किया। तो इन जनरल मोलर मास बोलते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ग्राम एटम्स, ग्राम आयंस या ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है, वो भी मोल्स होता है, वो डिस्कस किया। और बच्चों नोट्स तुम्हें सारे जितने हम लोगों ने पढ़ा है सब नोट्स तुम्हें प्रॉपर बनाने हैं। मैं लास्ट में आपको डीपीपी भी दूंगा, तो आपको डीपीपी भी सॉल्व करनी पड़ेगी। बट अभी आपको क्या करना है, सिर्फ नोट्स बनाने हैं और नोट्स को रिवाइज करना है। अभी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको जैसे जैसे आगे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको डीपीपी दूंगा और आप उसको सॉल्व करना, और फिर मैं उसके नेक्स्ट क्लास में डीपीपी को डिस्कस भी कर दूंगा। क्लियर है। तो आपको देखो पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, आप जैसे भी पढ़ते हो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे आपकी मान लो पहली क्लास आज आपने पढ़ी, ठीक है, तो पहली क्लास जब आप नोट्स बनाओगे फिर उसी दिन फिर उसी क्लास को क्या करो, आप रिवाइज करो। फिर उसके बाद सेकंड क्लास जब पढ़ने आओगे तो उसके पहले क्या करो, आप पहली क्लास को रिवाइज कर लो, उसके बाद सेकंड वाली क्लास वीडियो देखो और पढ़ो। तब उससे क्या होगा, फर्स्ट लेक्चर आपने रिवाइज करके बैठे हो तो सेकंड लेक्चर आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। फिर सेकंड लेक्चर आपने पढ़ लिया तो पूरा समझ में आ गया। फिर उसके बाद जब जाओगे घर, या फिर घर पे ही हो ना तुम अभी, इवनिंग में जब तुम पढ़ोगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर को रिवाइज करो। फिर जब थर्ड क्लास करने आओगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर को रिवाइज करके बैठो। इससे क्या होगा, थर्ड लेक्चर आपको पूरा समझ में आएगा। फिर थर्ड लेक्चर जब पूरा समझ में आ जाए फिर जब इवनिंग में रिवाइज करो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेक्चर रिवाइज करो। ऐसे ऐसे रिपीट करो। तो ऐसे ऐसे जब आप रिपीट करोगे तो जब आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तो आप उसमें क्या होगा, कम से कम मान लो जब चैप्टर कंप्लीट कम से कम आप उसको 50 बार पढ़ चुके होगे। और किसी भी चीज़ को तुमने 50 से 100 बार अगर पढ़ लिया तो वो चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाती है, फिर आप उसको एग्जाम तक भूलोगे नहीं। तो ये बहुत से बच्चों की आदत होती है कि वो बार बार भूल जाते हैं चीज़ें। तो मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे अगर फॉलो करोगे तो कभी भी चीज़ों को भूलोगे नहीं आप, ठीक है ना। और बाकी जैसे आपकी इच्छा वैसे पढ़ो। क्लियर है। तो आप नोट करो, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं।